बच्चों अब शोर नहीं मचाओ। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आज का टारगेट एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट सबसे पहले नंबर पर, और फिर अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता होता है। एक्रूअल के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप में फीडबैक भी लिया, तो उसके अंदर भी एक्रूअल का फाइनल काउंट तो है ही सबके लिए ज़रा क्रूशल, लेकिन एक्रूअल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि एक्रूअल भी मुश्किल लगता है। तो पहले नंबर पे फाइनल काउंट आ रहा था, तो दूसरे नंबर पर एक्रूअल आ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग भी एक ज़रा सा टफ एरिया है, स्टूडेंट्स को उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, तो ट्राई करेंगे कि आज हम वो भी कर सकें। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं फिर, अल्लाह का नाम लेकर। ये इस वक्त आपके पास एक पेज के ऊपर इस पूरे चैप्टर की समरी है विद रिस्पेक्ट टू जर्नल एंट्रीज। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि
इंडस्ट्री में क्या चीज प्रीवेल करती है, ये करता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जो अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ ऑल रूल्स ऑफ एक्रूअल्स, प्री पेमेंट्स एटसेट्रा। वो स्टैंडर्ड्स नहीं जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लें, वो बस थोड़ा सा कहता है कि आपकी मेहरबानी होगी जब भी आप पेमेंट किया करें ना, व्हेन पेड, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर दिया करें, कैश को क्रेडिट कर दिया करें। और जब भी कोई कुछ दिया हुआ है, तो व्हेन रिसीव अदर इनकम टाइप चीज, तो तब आप क्या कर लें, कैश को बस डेबिट कर लें और इनकम को क्रेडिट कर लें। बाद में मैं जानूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने और ये किताबें जाने, मींस ये इंडस्ट्री के अंदर उन बंदों को हम कह देते हैं कि जी कैश बेसिस पर आप एंट्रीज पास कर दिया करें, एक्रूअल पर शिफ्टिंग हम खुद कर लेंगे। और इसी तरीके से ही हमें क्या किया गया है, हमारी स्टडी टेक्स्ट के अंदर हमें सिखाया गया है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जब रिसीव करते हैं तो कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब अज्यूम करते हैं हम कि ये हमारा साल है, साल है ये 2023, हमने शॉप रेंट पर दी है 1 मई को, और रेंट पर दी है, रेंट हमारा पर मंथ है से 500 रुपया, या मजीद आसानी कर लेते हैं, रेंट हम लेते हैं इकट्ठा 6 6 महीने का इकट्ठा इन एडवांस। तो अब जो रेंट आएगा वो आएगा मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का इकट्ठा, और एंट्री पास कर देंगे हमारे अकाउंटेंट भाई। रेंट एक्सपेंस अगर हमने शॉप ली और रेंट इकट्ठा पे करते हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का इकट्ठा रेंट 6 महीने का 600 पे कर दिया, तो एंट्री पास होगी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके बाद फिर से पेमेंट की यहां पर 6 महीने की इकट्ठी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर से हमने एंट्री पास कर दी रेंट की, और हमने 600 रुपया, ये पर मंथ था, 600 की एक और एंट्री पास कर दी। अब हुआ क्या, एक्सपेंस के अंदर रेंट एक्सपेंस में दो एंट्रीज आई, एक 1 मई को और एक 1 नवंबर को, कैश या बैंक के साथ 600 600। जबकि हमारे एक्सपेंस में जाना चाहिए है, वो हम महीने गिन लें बस काफी है कि हमारे साल में कितने महीने आते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे साल में 8 महीने आ रहे हैं। इट मीन्स हमारे साल का जो एक्सपेंस बनता है वो टोटल 100 × 8 यानी कि 800 बनता है। इसका मतलब हमने अगले साल के कुछ महीनों का रेंट पे कर दिया हुआ है। इसको बोलेंगे हम कि ये प्रीपेड है, तो हम एंट्री पास कर देते हैं साल के एंड पर, प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड डेबिट 400 से, और एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 400 से, और हमारा कैरेट डाउन आ जाता है 400।
ये पूरा एक्रूअल हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर खेल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। ये यहां पर 600 की पेमेंट होगी या अगले 4 महीनों की पेमेंट हुई है, इसका मतलब है प्रीपेड है हमारा। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल जाके फिर से 1 मई को पेमेंट होनी है, 1 मई को। और वंस अगेन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पेमेंट होनी। और हम कहते हैं कि जनाब इस साल में जो रेंट था, रेंट टू बी पेड ऑन 1 नवंबर वाज पेड ऑन, ये 2024 का साल है, पेड ऑन 5 फरवरी 2025। हमने साल में पे ही नहीं किया, इस जगह पर जाकर पे किया, अपना साल भी गुजरने के बाद। इसका मतलब इस साल में, अगले साल के अंदर 2024 में, ये 2023 हो गया, 2024 में क्या होगा? और प्री पेमेंट कैसे आ रहा होगा? 2024 के अंदर बस एक ही पेमेंट हो रही है यहां पर 1 मई पर, नथिंग एल्स। पहले 4 महीने तो पिछले साल में पे हो गए हुए हैं, और अगली पेमेंट्स यहां वाली हमने की ही नहीं। तो इसका मतलब है जो अकाउंटेंट भाई हैं उन्होंने बस एक ही एंट्री पास की 1 मई को, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 600। और प्रीपेड हमारे पास आ रहा था पिछले साल से 1 जनवरी 24 पर 400। अब जेनुअनली ये 400 मेरा मेरा एक्सपेंस है, ये बनना चाहिए, उधर पहुंचना चाहिए। तो हम एक एंट्री पास करते हैं जो पिछले साल हमने एंट्री पास की थी एंड पर, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 400 से। यह हमने 31 दिसंबर 23 को एंट्री पास की। तो 1 जनवरी 24 या किसी भी तारीख पर ये वाली एंट्री हम पास कर देते हैं, 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 24 में किसी भी दिन हम एंट्री पास कर देते हैं। इस एंट्री की रिवर्सल एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट 400 से। इससे होता ये है कि ये जो ओपनिंग है ये अपनी जगह पर पहुंच जाता है एक्सपेंस में। एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट पिछले साल की रिवर्सल कर देते हैं। दो एंट्रीज हो गई। अब हमारा एक्सपेंस तो है टोटल कितना, 12 महीनों का जो होना चाहिए, और 12 महीनों का रेंट 100 रुपए के हिसाब से बनता कितना है, 1200। तो यहां पर तो कितना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना जाना चाहिए, 1200 जाना चाहिए। इसका मतलब है 200 हमारा पेएबल है। मींस जो नवंबर और दिसंबर का हमारे साल का रेंट है अभी तक पे नहीं हुआ। तो ये जो पे नहीं हुआ इसको हम क्या करते हैं, एंट्री पास करके पेएबल बुक करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। एक और अकाउंट बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं रेंट पेएबल। ये 200 डेबिट, ये 200 क्रेडिट, एंड पर 200 आपका पेएबल आ जाता है। उससे अगले साल पे जब हम पहुंचे 2025 में, 2023, देन 2024,
देन 2025 में क्या होता है, इन 2025 हमारे पास दो अकाउंट आ रहे हैं, एक आ रहा है रेंट एक्सपेंस और एक आ रहा है रेंट पेएबल, बीडी 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर का। अब ये जो 5 फरवरी को पे किया है इकट्ठा रेंट, ये है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का इकट्ठा, पिछले साल का भी रेंट। लेकिन हमारे अकाउंटेंट भाई को तो एक ही कहा गया हुआ है, जब भी पेमेंट करो तो हम क्या कर दो, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर। हालांकि ये इसमें से जो 200 है ये बिलोंग करता है पेएबल्स। तो फिर हम क्या करते हैं, जोन सी पिछले साल में एंट्री बनाई थी पेएबल की, इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर देते हैं। मतलब क्या, इस साल में भी 1 जनवरी 25 से लेकर 31 दिसंबर 25 के दरमियान में किसी भी वक्त हम इसकी रिवर्सल पास कर देते हैं रेंट पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से, 200 से। तो ये 200 यहां से निकलता है, जो कि जेन्युइन जगह इसकी यही है, यहां पर लिखता रेंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट करता, और 200 यहां पर इधर ले आ जाते हैं, रेंट पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। यूं होता ये है, इस एंट्री के जरिए हमारा एक्सपेंस बस बच जाता है 4 महीने का यहां पर, जो कि होना चाहिए। एंड सो ऑन, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। दो किस्म की सिचुएशंस आती हैं, या प्रीपेमेंट या फिर पेएबल। तीसरी सिचुएशन कोई नहीं है। तीसरी सिचुएशन ये है, ना पेएबल आ जाए ना प्रीपेड आए, सारे का सारा रेंट बराबर, हमारा हर महीने का रेंट हर महीने में पे हो रहा है, साल के एंड पे कोई पेएबल नहीं कोई प्रीपेड नहीं। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है। जी बच्चों, व्हाट आर योर क्यूरीज? 2 दफा रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट रिपीट किया मैंने, स्टिल जरूरत है तो बताएं। चलें, अगले सवाल के अंदर खुद ब खुद आ जाएगा, दोबारा से कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब रिपीट होने लगा दोबारा से। जी, तो पहले साल के अंदर हमने क्या किया था, पहले साल में हमने एडवांस में पेमेंट की थी, 6 महीने की पहले और फिर 6 महीने की बाद में इकट्ठी, तो 4 महीने अगले साल के भी पे कर दिए, प्री पेमेंट बन गई 4 महीने की। तो जब पेमेंट की तो एंट्री पास होनी है पेमेंट के वक्त, एंट्री पास होनी है एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने 600 की एक पेमेंट की और 600 की दूसरी पेमेंट की, मींस हमने 1200 पे कर दिया। पीरियड एंड एडजस्टमेंट, साल के एंड के ऊपर क्या हुआ, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ओवर स्टेट हो गया हुआ है, तो हमने एंट्री पास की 4 महीने की, प्रीपेड डेबिट 400 रुपया निकाला इसमें से, और 400 रुपया एक्सपेंस में से कम करके प्री पेमेंट में ले गए।
अगले साल के एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो मैं कह रहा था कि साल के किसी भी दिन शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन जनरली आपकी कोर्स के मुताबिक क्या है, ये पहले दिन कर दें, 1 जनवरी को बस रिवर्सल कर दें फौरी तौर पर, एक्सपेंस डेबिट कर दें, प्रीपेड क्रेडिट कर दें। होगा ये, जब भी कैश की पेमेंट होगी वह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये पहले साल की कहानी, और अगले साल में उसकी रिवर्सल। इसी तरह से अगर हम पेबल की तरफ जाएं, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट जब भी आपने पेमेंट करनी है ये एंट्री पास करनी है। और पीरियड एंड एडजस्टमेंट के तौर पर अगर आपने कोई चीज पेमेंट नहीं की हुई तो आप एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। और उससे अगले साल में स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर के ऊपर आप इसी एंट्री की रिवर्सल कर देंगे, पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। जी बच्चों, बात ठीक है जी। या आपकी क्या नाम है, जर्नल एंट्रीज आपकी कोर्स का हिस्सा है, ये स्टडी टेस्ट की जर्नल एंट्रीज है। आप ये एक पेज कर लें तो ये सारी एंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी। अब हम आते हैं इनकम की तरफ। अब उसी के अंदर दोबारा से रेपिटेशन होनी है आपकी। Mr. Ubaidullah gives a shop on rent on quarterly basis in advance. Shop given on rent on 1st June 23. Quarterly rent to be paid on first day of each quarter starting from the 1st June. Year end is 30th June. Rent per month is 1800. Rent is increased by 20% each year. Rent of May, June and July 24 was received on 31st July 2024. Passage rent is for the year ended 30 June 23 and 24। अब हमारा साल शुरू हुआ और एंड हुआ 30 जून 24, 30 जून 23, 1 जुलाई 22। रेंट जो शॉप पर दी गई है वो 1 जून को दी गई, यहां पर 1 जून 23 को। और जो रेंट पे किया जाता है वो इकट्ठा पे किया जाता है 3-3 महीने का। मींस 1800 ज़रब 3, 5400 यहां पर पे कर दिया गया होगा। लेकिन ये होगा किसका, 1800 इसका महीने का, 1800 इस महीने का, 1800 इस महीने का, जून जुलाई और अगस्त, 3 महीनों का। उसके बाद फिर से पेमेंट हो गई होगी अगले 3 महीनों की, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर की पेमेंट हो गई होगी। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी की हो गई होगी। फिर मार्च अप्रैल की पेमेंट भी हो गई होगी, पता नहीं, क्योंकि अब उसने कह दिया
कि मई जून और जुलाई 24 वाज रिसीव्ड ऑन 31 जुलाई, मींस मई और जून इसकी पेमेंट नहीं हुई है, हमारे साल के अंदर हमें रिसीव नहीं हुई है मई जून की। अब कहानी रिसीवेबल के साथ चलेगी। इनकम की कहानी 2023, जब भी कैश आता है तो हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, और ये 5400 के साथ एंट्री पास कर दी गई है। कब? 1 जून 23 को। हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ एक महीने की इनकम बनती थी, जो कि थी 1800। इसका मतलब है इनकम इन एडवांस, ज्यादा इनकम रिसीव हो गई। अब इनकम इन एडवांस या फिर इसे अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। ये हमारी क्या हुई? लायबिलिटी। 3600 हम यहां से निकालेंगे और इधर फेंक देंगे। इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, इनकम डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, यूं हमारा CD 3600 बन जाएगा। ये आ गया हमारा पहला साल 2023। 2024 में इनकम अकाउंट, इनकम इन एडवांस, BD अब आ रहा होगा 3600। ओपनिंग साल के पहले दिन ही इसको उठाएंगे, 3600 को इधर भेज देंगे, भाई तुम तो इनकम बनो जाके। मींस अपनी साल की एंड की एंट्री की रिवर्सल कर देंगे जो हमने पास की थी। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट, 30 जून 23 के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर हमने ये एंट्री पास कर दी 3600। अगले साल के शुरू में पहले दिन ही इसकी रिवर्सल एंट्री 1 जुलाई 23 को इनकम इन एडवांस डेबिट और इनकम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्सल। यूं हमारी इनकम में इनकम आ चुकी होगी इन 2 महीनों की, जुलाई और अगस्त। उसके बाद जो मुझे कैश आ चुका हुआ है वो आया हुआ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का। ये महीने बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 महीनों का रेंट आ चुका हुआ है। तो मीन्स हमने एंट्री पास कर दी हुई है, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट 1800 ज़रब 8, 14,400। कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट ये कर चुके हूं। अब साल के एंड के ऊपर हमारे 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ। हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस डाला चाहिए था, ये इसमें इंक्रीज भी आई है। रेंट इज इंक्रीज बाय 20% ईच ईयर, तो यहां पर इंक्रीज भी आनी है 1 मई पर। इस जगह पर ये 8 महीने का रेंट जो है ये नहीं, इंक्रीज आनी है 1 जून पर, मई जून के ऊपर यहां पर जाके इंक्रीज आएगी इस जगह पर। अब 1800 का रेंट 1 जून से लेकर 31 मई तक यहां पर इंक्रीज आएगी और 1 महीने का रेंट हो जाएगा 1800 ज़रब 1.2।
न्यू रेंट हो जाएगा 1800 ज़रब 1.2, 2160 रुपये। अब मुझे मई के महीने का रेंट 1800 चाहिए, जो कि अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है। एक 1800 मई के महीने का रेंट और एक जून के महीने का रेंट 2160। ये मेरी टोटल एंट्री बन जाएगी, जमा 1800, 3960। अब जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 3960। रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये वाला तो सीरी खत्म हो गया। एक नया अकाउंट आपका बन जाएगा रिसीवेबल का। रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 3960, कैरेट डाउन 3960। ये रिसीवेबल और ये क्रेडिट। अब अगर हम अपने साल की जस्ट इनकम बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगी, यहां से शुरू करेंगे, यहां पर एंड करेंगे। 1800 वाले 11 महीने और 2160 वाला एक महीना, और टोटल हो जाएगा मेरा 1800 वाले 11 महीने और 2160 वाले एक महीना, 21,960 मेरा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में इनकम लिखी जानी चाहिए है। अब चेक करते हैं इन तीन एंट्रीज के जरिए लिखी कितनी गई है। 3600 जमा 14,400 जमा 3960, 21,960 इन तीन एंट्रीज के जरिए लिखी गई है मेरी इनकम। और बाय कैलकुलेशन ओनली कि मई के महीने में कुछ और रेंट है, जून के महीने का रेंट बढ़ गया है, यकम जून से हर साल में रेंट 20% बढ़ जाना है, तो आफ्टर इंक्रीज मेरा रेंट कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। और मेरी एंट्री रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट एक सीडी मेरा रिसीवेबल का स्टैंड कर जाएगा। जी बच्चों, व्हाट वर योर क्यूरीज? क्या क्यूरीज हैं जी आपकी? सर अनअर्न 3600 कैसे आई? 3600 कौन सी? हाँ, तो अगले 2 महीनों की भी तो इकट्ठी मिली है ना बेटा। कर जाएगा। जून जुलाई की, यस ऑब्वियसली जून जुलाई की नहीं, जुलाई अगस्त की। यहाँ पर कितने महीने मिले थे? अपने साल से अगले कितने महीने मिले? जून की तो अपने साल की है। अगले साल के कितने महीनों के पैसे मिले? 1800 ये और 1800 ये 2 महीने हैं जो अनअर्नड है। पैसे हमारे साल में आ गए लेकिन अनअर्नड है, अगले साल से रिलेटेड है। प्रीपेमेंट और अनअर्नड ये एक ही चीज है। प्रीपेमेंट एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल होता है, अनअर्नड इनकम के लिए इस्तेमाल होता है अल्फाज।
गॉट द पॉइंट? रेंट इंक्रीज हुआ, उसका क्या करना है? उसको बढ़ाना है, और क्या करना है? अब मैं दोबारा से टाइमलाइन आपके सामने बना देता हूँ, उससे आपको मजीद दोबारा से, अब जरा सी खिचड़ी हल्की सी है तो उसके अंदर मजीद क्लियर हो जाएगा, ये जरूर हो सकता है। रेंट को इंक्रीज करना है, हर साल बढ़ता नहीं है रेंट, तो उसको बढ़ाना नहीं है। अब जो ओनर है, जिसने रेंट पर दिया हुआ है, वो कहेगा कि जनाब खैर है, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर नहीं चेंज हुआ, तो तुम ना जब फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा चेंज होगा ना तब दे देना, ऐसा होगा? इंक्रीज होगा तब इंक्रीज कर लेंगे, ऐसा करेगा? या जिस तारीख पर दुकान दी थी उस वक्त करेगा? ये देखें, हमारे साल दो थे ऐसे, ये 2024, ये 2023, हमारे 2 साल थे। इस जगह पर शॉप रेंट पर चढ़ी, इकट्ठा रेंट 3 महीने का मिला, 2 महीने का इजाफी रेंट अगले साल से रिलेटेड भी मिल गया हमारे साल में, तो इस साल पे खड़े होकर 30 जून 23 पर खड़े होकर आपने कहा कि यार अगले साल का भी रेंट आ गया, तो ये क्या है? इन एडवांस आ गया 2 महीने का रेंट। टोटल कितना हो गया? 3600। था कौन सी जगह का? यहाँ का। उसके बाद यहाँ पर 1 जून पर शॉप रेंट किया है, जो रेंट इंक्रीज होना है 1 जून 24 पर रेंट इंक्रीज होना है। यहाँ पर मंथ 1800 है, तो यहाँ पर 1800 को 20%, 1 प्लस रेट 0.2, आफ्टर इंक्रीज 2160 हो जाएगा। अब 2 महीने का रेंट हमारे साल का पे नहीं हुआ हुआ, एक मई और एक जून। मई का रेंट 1800 है, जून का रेंट 2160 है। तो ये बन गया आपका एक अदद एमसीक्यू के प्रीपेमेंट या इन एडवांस क्या होगा। तो 2160 जमा 1800 आपका इन एडवांस होगा, जो कि बनता है 3960, सॉरी रिसीवेबल होगा। और अगर एक्सपेंस होता तो फिर पेबल होना था। अब ये वाले 2 महीने रिसीव नहीं हुए, तो ये क्या है? रिसीवेबल स्टैंड हो जाएगा 3960 का। आए जी, अनअर्न्ड की कहानी है। जब हमें इनकम रिसीव होती है तो हम कैश डेबिट या बैंक डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। पीरियड एंड एडजस्टमेंट, अगर तो हमने अभी पेमेंट रिसीव नहीं की, बाद में मिलने हैं पैसे, तो फिर पीरियड एंड एडजस्टमेंट के तौर पर एक्रूड इनकम या फिर रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड कहते हैं बाद में, एक्रूड एक्सपेंस हो तो पेबल एक्सपेंस लायबिलिटी, एक्रूड इनकम हो तो रिसीवेबल इनकम। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर इसकी रिवर्सल, इनकम डेबिट और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है? रिसीवेबल, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अनअर्न्ड, जब भी इनकम रिसीव होगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट,
इन एडवांस आ गए हो तो पीरियड एंड एडजस्टमेंट के तौर पर, ईयर एंड एडजस्टमेंट के तौर पर क्या करेंगे, इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी क्रेडिट। और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर इसकी रिवर्सल, अनअर्न्ड डेबिट और इनकम क्रेडिट। अच्छा जी। अब ये जो पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स हैं, ये वो सारी एडजस्टमेंट हैं जो आपको फाइनल अकाउंट में भी काम देनी है। ये पीरियड एंड एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में इस्तेमाल अक्सर होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक्सपेंस एक्रूड होगा तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट अल्फाज इस्तेमाल होगा। प्रीपेड होगा तो प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस में ज्यादा अमाउंट लिखी गई होगी। इनकम एक्रूड होगी तो इनकम रसीवेबल होगा, रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम इन एडवांस प्रीपेड या अनअर्न्ड होगा तो पहले से ही इनकम लिखी जा गई, ज्यादा आ गई हुई है हमारे साल में, तो इनकम डेबिट होगी, इनकम इन एडवांस क्रेडिट होगी। अगले साल में इसकी रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। गो के ये वाली एंट्रीज जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन तो होती है कि लायबिलिटी स्टैंड कर रही है तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाए और कैश को क्रेडिट किया जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। और इन दो एंट्रीज के जरिए, एक ये रिवर्सल और एक पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पिछले साल का, और एक रिवर्सल, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक्सपेंस एक्सपेंस से लड़ जाता है और नेट एंट्री वही बन जाती है, लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो दो एंट्रीज के जरिए हम एक एंट्री पास करते हैं जो कि बनती है एक्सपेंस पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। दोबारा से, एक्सपेंस था हमारा से 10 रुपए और हमने टोटल लिखा 100 रुपया। 20 रुपए अभी हमने पे करने थे पूरे 120 करने के लिए, तो 20 हमने कर दिया एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब ये 20 अगले साल में पे होने हैं, तो अगले साल में हम दोबारा से एंट्री पास कर देते हैं एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये तो है ही पिछले साल के, लास्ट ईयर के हैं। अकाउंटेंट ये वाली एंट्री पास करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इस एंट्री की रिवर्सल पास कर देते हैं पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, जिसकी वजह से एक्सपेंस एक्सपेंस के साथ नॉक ऑफ हो जाता है और नेट एंट्री बन जाती है एक्सपेंस पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, जो कि आपकी जेन्युइन एंट्री है।
जी थैंक यू जी। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा बेहतर हो गया, इकट्ठा एट अ टाइम जल्दी जल्दी डिस्कशन करने के ऊपर। स्लो स्लो में ये चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती समटाइम्स। अब आए जरा सी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ओके ओके एमसीक्यूज। हमारा एक्रूअल यानी पेएबल और प्रीपेमेंट, इनको इकट्ठा किया जा सकता है दोनों के अकाउंट्स को। अगर आपका एक्सपेंस हो, एक्सपेंस, तो आपका पेएबल और प्रीपेड इकट्ठा किया जा सकता है। प्रीपेड की नेचर होती है डेबिट, तो यहां पर ओपनिंग प्रीपेड आ जाता है। पेएबल की नेचर होती है क्रेडिट, यहां पर ओपनिंग पेएबल आ जाता है। इसी तरह से क्लोजिंग पेएबल की नेचर क्रेडिट, तो सीडी यहां पर लिखा जाता है, और क्लोजिंग प्रीपेड डेबिट नेचर पे है, उसका सीडी यहां पर लिखा जाता है। अब दो चीजें एंट्रीज है। जब भी एक्सपेंस पे होना है तो या पेबल है, तो अब आपने एंट्री ऐसे समझनी है, एक्सपेंस पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। आपका जब ये डबल अकाउंट अप्रोच चलती है, तब जेन में रखें कि ये सारे के सारा बीडी सीडी किसी एक्सपेंस के नहीं होते। तो फिर भले लिखा जाए कि ये एक्सपेंस अकाउंट है, बुक्स के अंदर एक्सपेंस अकाउंट लिखा होता है और उसे नोशनल बोला होता है कि ये जेन्युइन अकाउंट नहीं है, जस्ट एक वर्किंग बेस्ड अप्रोच है। तो उसको, उसी वर्किंग बेस्ड अप्रोच को जेन में रखें कि ये एक लायबिलिटी का अकाउंट है। और लायबिलिटी में दो एंट्रीज आएंगी आपकी। एक आएगी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल जैसे क्रेडिटर की एंट्री होती है, क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। और दूसरी बिल्कुल जैसे परचेज की एंट्री होती है, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट, उस तरीके से ये एक्सपेंस की एंट्री आनी। तो एंट्री वाइज चलेंगे तो जिंदगी रहेगी सुकून में, एंट्री के बगैर चलेंगे तो काम होगा गड़बड़, फिर रह जाएगा सिर्फ सिर्फ रट्टा। तो एंट्री के साथ चलना है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी मींस जस्ट लाइक आपने क्रेडिटर का अकाउंट समझना है। जब आप इनकम की तरफ आएंगे तो फिर आपने सोचना है कि ये रसीवेबल का अकाउंट है, इनकम रसीवेबल। अब इसको बिल्कुल डेटर के अंदाज से सोच लेना आपने, डेटर का अकाउंट कैसे? डेटर का बीडी पैसे लेने वाले, लेने वाले अगर इन एडवांस में आ गए हैं, ज्यादा आ गए हुए हैं, तो फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी। अब आपको वापस करने पड़ सकते हैं। अब दो एंट्रीज इसके अंदर सोचे। जब डेटर से पैसे आते हैं तो एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो आपने एंट्री पास कर दी कैश रिसीव्ड की, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, या कैश डेबिट और रसीवेबल क्रेडिट। और जब सेल होती है तो आप एंट्री पास करते हैं डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो आप रिसीवेबल डेबिट और सेल्स की जगह पर इनकम लिख देंगे। तो ये दो एंट्रीज हैं। और इस तरीके से अगर अकाउंट अप्रोच को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी में कभी भी भूलेगा, जब एंट्री बेस लेकर चलेंगे तो। लेकिन अगर एंट्री बेस नहीं लेकर चलेंगे
तो जो सी चीज राइट साइड पे लिखनी है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे लिखनी है वो राइट साइड पे लिखेंगे, बस राइट लेफ्ट करते रह जाएंगे। तो डेटर के अकाउंट से याद रख लें और क्रेडिटर के अकाउंट से याद रख लें, पेबल और रसीवेबल। ये वाली अप्रोच कहां पर चलती है? जब आपकी दो दो ओपनिंग आ रहे होते हैं, एक पेबल का और एक प्रीपेड का, तब ये वाली अप्रोच से जल्दी काम हो जाता है। आपको इनकम मिल जाती है बैलेंसिंग, आपको एक्सपेंस मिल जाता है बैलेंसिंग, या आपको कैश बैलेंसिंग मिल जाता है। अब इसके अंदर टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से कोई से 5 दिए हों, किसी ना किसी तरीके से 4 दिए हों और एक कैलकुलेट हो सकता हो, तो फिर छठा बैलेंसिंग निकालना होगा। यहां पर ये एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैंने रखा होगा, इस तरह का सवाल। होप सो। सवाल तो बहुत सारे हैं खैर से। तरह गया गया, वो तो बहुत एंड पर भी है। प्रॉफिट की इंक्रीज डिक्रीज भी समझानी है आपको। चलिए औखे सवाल से शुरू करवा दो। ये लें जी, ये तो बहुत ही औखा सवाल है, शुरू से ही चलते हैं। ले बच्चों, मशहूर जमाना क्वेश्चन। ये क्या चीज है और कैसे मालूम होगी? आता है ये वाला एमसीक्यू? अच्छा, ये वाला मेरे एमसीक्यूज करने का तरीका कार बुक से ये है कि आप अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो इसको स्क्रीन से ऐसे कर लें, क्या आपको आंसर की नजर ना आ रही हो, और अगर 12 नंबर कर रहे हैं तो ऐसे कर लें, आंसर की नजर ना आ रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर ट्रिपल टी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 से 35,000। ये क्या चीज बोल रहा है? ये बोल रहा है एनुअल रेंट एक्सपेंस है फॉर द पीरियड 1 जुलाई 18 से 30 जून 19, 35,000, विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर, जो कि 25% ज्यादा है पिछले साल से। रेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन 1 जुलाई, रेंट 1 जुलाई पर पे किया जाता है।
व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। अब हमारा ईयर है 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16। लेकिन जो पेमेंट हो रही है वो जुलाई टू जुलाई है, 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। यहां से लेकर यहां तक का रेंट है 35,000, जो कि 25% ज्यादा है पिछले रेंट से। अब इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका कार है, एक फार्मूला है, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस रेट। आफ्टर इंक्रीज दिया हुआ है कि ये इंक्रीज हो चुका हुआ है, बिफोर इंक्रीज का नहीं पता, पहले 0.25, तो आप यहां से निकाल लेंगे बिफोर इंक्रीज के 35,000 को तकसीम कर दो 1.25 से, और वो बन जाएगा 28,000। तो ये आपका रेंट 28,000 है। मेरे साल में, ये मेरा साल है, आधा रेंट 35,000 का आधा आएगा, और आधा रेंट 28,000 का आधा आएगा। 28,000 का आधा बनता है 14,000, और 35,000 का आधा बनता है 16,500, 17,000, 17,500। तो 17,500 जमा 16,500 जमा 14,000, ये हमारा बन जाएगा टोटल 31,500। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो टाइमलाइन के ऊपर आप डील कर देंगे इसको। जी बेटा, क्या चीज समझ नहीं लगी आपकी? पहले ये कभी भी नहीं किया? ये तो आईकेप का बुक का सवाल है। आईकेप की बुक का इसका मतलब है आप सवाल नहीं करते हैं। दैट्स वेरी पैथेटिक। टाइमलाइन बनाया करें, अपने साल को डिफाइन किया करें सबसे पहले, फिर वहां पर फेंका करें डाटे को गौर से पढ़कर। तो चलो भाई, ईयर बेटा बताइएगा सैयद बेटा, आपका ईयर क्या है? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। क्या आपने 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17 डिफाइन कर लिया? अपने पास साथ साथ बनाए जरा मेरे साथ साथ। ठीक है। फिर क्या कहा हुआ है जी? रेंट कब से लेके कब तक का है? 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक का रेंट
35,000। इसको टाइमलाइन के ऊपर फेंके, 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2019, ये क्या है? 35,000। ऐसे लिखें बल्कि, ऐसे लिख लें। अब ये 35,000 है, कब का रेंट? ये आफ्टर इंक्रीज है। उसने बताया हुआ है कि 25% ज्यादा था प्रीवियस ईयर से, पिछले साल से। पिछला साल कौन सा होगा? पिछला साल यहां से शुरू होगा और ये वाला होगा। उसका पिछले साल का आपने मालूम करना है इस तरीके से। ये एक फार्मूला याद कर ले। ये देख लें, ये बढ़ने के बाद है या बढ़ने से कम है? बढ़ने के बाद है। कितने परसेंट बढ़ा है? 25%। तो बिफोर इंक्रीज कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, 35,000 तकसीम 1.25। और क्या आंसर आ जाएगा? 28,000 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला है रेंट 28,000। मेरा साल कौन सा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर तो ये वाला है। इसमें 14,000 इसका आएगा और 17,500 इसका आएगा दूसरे का। अब बात समझ लग गई? क्यों बेटा जी? चलें आगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सारे मैसेज के अंदर। सारे बच्चे या ज्यादातर बच्चे ये लिखकर बताएं कि ये प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आप लोग कैसे निकालते होते हैं। हाउ टू वर्क आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट। आप इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बच्चों? कोई बेशक आप वॉइस ऑन करके बता दें। किसी को नहीं पता? किस हो गए हो? क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, ये इसको की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कब प्रॉफिट बढ़ता है, कब प्रॉफिट कम होता है?
क्या काम करते हैं आप लोग, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं इस तरह का काम, ये वाला सवाल है। फिर आपको और सवाल दिखा देता हूं। ये सवाल है, प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय, इसको कैसे करेंगे, ये सवाल है, कैसे करेंगे। अब सवाल समझ लग गया। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, इस तरह का सवाल, कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप। जी, जैंट चीमा ने तो बिल्कुल ठीक कहा। बाकी और कोई और स्टूडेंट। जी अब्दुल्ला। दाऊद आप क्या कहते हैं। सोची पे आ गए हो बच्चों, छोटा सा सवाल पूछा मैंने आपसे, आप लोग पता नहीं कौन सी सोच में पड़ गए हैं। किधर गया क्वेश्चन। जी, बड़ा आसान सा रूल है। आपकी सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट पर है, और जीपी आ जाता है। सेल क्रेडिट होती है, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करते हैं। और जीपी की नेचर भी क्या हो जाती है, क्रेडिट होती है, इसमें से आप एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है। फिर आपका प्रॉफिट आ जाता है, तो प्रॉफिट की नेचर भी क्या हो जाती है, क्रेडिट होती है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब आपकी नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। हर एक्सपेंस चूंकि डेबिट होता है ये प्रॉफिट को कम करता है, और हर लाइफ इनकम क्रेडिट होती है ये प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो बड़ी सिंपल सा रूल, इस रूल को ध्यान में रखें कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम क्रेडिट हो रही होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर डेबिट हो रही होगी तो प्रॉफिट कम होगा।
After finalizing the draft accounts, Arslan identified that he has treated prepaid insurance of 1000 as accrued expense. उसने एसेट की बजाय लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट कर दिया। तो हाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर? तो डबल इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अब बढ़ेगा प्रॉफिट या कम होगा, ये आपने देखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस थी, आपकी एंट्री पास होनी चाहिए थी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये एंट्री पास होना चाहिए थी, और आपने एंट्री पास कर दी है एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, ये गलत एंट्री पास कर दी। अब इसको ठीक करने के लिए आप इसकी रिवर्सल पास करेंगे, एक्सपेंस पेएबल डेबिट और एक्सपेंस को करेंगे क्रेडिट। तो जब ये आप क्रेडिट करेंगे तो एक्सपेंस एक दफा क्रेडिट हुआ, दो दफा क्रेडिट हुआ, तो एक्सपेंस के क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 2000। आंसर ए वुड बी करेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया ठीक। फिर यहां पर क्या होगा? After finalizing the draft accounts of a business, it was identified that salary expense payable for 9000 has been ignored. नहीं लिखा। Salary expense paid during the year was 1,10,000. What will be the impact of expense of the salary? Impact of the salary क्या होगी? अच्छा, अब जब पेमेंट की है तो इसका मतलब है आपने एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया है 110 से। डन। और सैलरी एक्सपेंस एक्चुअल में मजीद पेएबल है जो कि अभी नहीं लिखा, अगर मैं वो भी लिख दूंगा तो क्या एंट्री पास कर दूंगा, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 9 से। तो इससे उसका रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा, सैलरी के एक्सपेंस का प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा? तो प्रॉफिट एक्सपेंस एक दफा 110 से, एक दफा 9 से, तो दो दफा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और डेबिट होने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 119। ये आंसर आपका करेक्ट होगा, बी आंसर। अच्छा, चलें एक और देखते हैं। After finalizing the draft accounts of business, it was identified that salary expense payable for 9000 has been ignored. Salary expense paid during the year 1,10,000, पूरा सवाल सेम। What will be the impact of expense of the salary? What will be the impact of expense of the salaries? ये तो वही वाला चीज है, ये तो रेपिटेशन हो गई। इसको देखते हैं इम्पैक्ट को। एन एंटिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स रफ पर बनाया हुआ, ड्राफ्ट एंड ईयर एंड अकाउंट्स, बट डिडंट एडजस्ट दीज, नहीं एडजस्ट किए दीज फॉर प्री पेमेंट, प्री पेमेंट ऑफ 1500 नहीं लिखी, एंड एक्रूवल ऑफ 400 नहीं लिखी। हाउ विल प्रॉफिट एंड लायबिलिटी बी अफेक्टेड इंक्लूडिंग द प्री पेमेंट एंड एक्रूवल? नेट प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और लायबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
तो आपकी एक एंट्री इसकी बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 1500, और एक्रूअल की एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 400 से। अब लायबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट में, और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी कितने से, 400 से इंक्रीज। अब एक जगह पर ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, ये बस दो ही है इंक्रीज वाली। प्रीपेड कुछ भी नहीं है क्योंकि बताया नहीं हुआ, प्रीपेमेंट की तो कोई कहानी नहीं। एक्सपेंस की कहानी है, एक्सपेंस एक दफा क्रेडिट हो रहा है 1500 से, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, और एक दफा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 400 से, इससे प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और क्रेडिट में डेबिट लेस होता है। तो 1500 से बढ़ा, 400 से कम किया प्रॉफिट, तो 1100 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 1100 से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। चले एक और सही। After finalizing the draft accounts, Wasim identified that he has treated accrued expense as prepaid insurance of 1000. What will be the impact on profit of the mistake? Mistake की वजह से क्या होगा, मिस्टेक की वजह से क्या हुआ है, आपने ये देखना है। ओके, identified that he has treated accrued expense as prepaid insurance. एक्रूड एक्सपेंस था, एंट्री लिखी जानी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, ये था जो कि 1000 से लिखा जाना चाहिए था, जो कि मिनहा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ये नहीं लिखा गया। लिख क्या दिया गया, प्रीपेड के तौर पर, मींस एंट्री पास कर दी गई प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 1000 से। तो इंपैक्ट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट ने होना था कम, 1000 से होना था कम, और हमने 1000 से दिया है बढ़ा, तो इसका मतलब है एक्चुअल में हमने प्रॉफिट को डबल बढ़ा दिया, एक दफा एक्सपेंस को कम करके ना लिख के, और दूसरा एक्सपेंस की क्रेडिट करने से प्रॉफिट गया बढ़। तो जब भी कभी ऑपोजिट साइड पर लिखा जाए, लिखना था मैंने ऐसे, समझ लें एक्सपेंस मेरा पहले से आ रहा था 1 लाख, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में इस वक्त 1 लाख रुपया पहुंचना था, मैंने 1000 मजीद लिखना था, डेबिट करना था, ये मैंने नहीं किया, और उल्टा मैंने एक्सपेंस को कर दिया क्रेडिट 1000 से, तो मेरा एक्सपेंस इन टोटलिटी होना था 1,01,000, ये और ये 1,01,000 होना था मेरा एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस क्रेडिट होने से मेरा एक्सपेंस रह गया 99,000, 2000 से मेरा एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस के कम होने से मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया, कितना, 2000 से। प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 2000, 2000 से ओवर स्टेट हो गया, ज्यादा लिखा गया। जी बेटा, समझ लग गई, प्रॉफिट के इंपैक्ट की समझ लग गई है जी। यस, इट इज यूनिवर्सल रूल।
रूल इज रूल। द मोस्ट इजिएस्ट वे आउट, इससे ज्यादा इजिएस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल एंट्रीज तो आनी चाहिए। इससे ज्यादा इजी मैन मजीद नहीं कर सकता। अदरवाइज 6 रूल्स याद करो सेल के, बल्कि 6 भी नहीं, 8 9 याद करो। सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, सेल के कम होने से प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस के बढ़ने से एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, और एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम होता है। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या होगा? ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती होगी तो फिर भी वो भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट का स्टॉक के साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ, और इनवर्स रिलेशन होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ। जी, मॉडल पेपर का एक सवाल है। एक सवाल है जी, हाउ विल दीज एसेट बी एक्सपायर्ड? किस तरह से खत्म होते हैं? प्रीपेड रेंट। कैसे खत्म होता है जी? रेंट हमने पहले से पे कर दिया हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे ये रेंट एक्सपायर होता चला जाएगा। ये पूरा साल मैंने यहां पर पेमेंट कर दी, तो ये वाला महीना, ये वाला महीना, महीना गुजरेंगे तो ये वाला रेंट क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ऑफिस सप्लाईज जब ये यूज होंगी तब एक्सपायर हो जाएंगी। तो पैसेज ऑफ टाइम और यूज एंड कंजम्पशन, इसी तरह से बाकी की अजम्पशंस दी हुई हैं, तो वो ठीक फिट नहीं बैठती हैं। एक यहां पर एमसीक्यू था, ये वाला। रेंट अमाउंट्स टोटलिंग 150 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 19। इन दिस रिस्पेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर एज अंडर। ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं। जब आपको ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएं चार चार किस्म के, तो फिर आप डब सिंगल अकाउंट बना दें, और ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। रेंट अमाउंट 150 बार रसीव्ड मींस रेंट रसीवेबल का अकाउंट कह लें आपने बनाना है। बीडी रसीवेबल, सीडी रसीवेबल, बीडी इन एडवांस, सीडी इन एडवांस, ये पहले से लिख देना है। फिर एंट्री रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, देन कैश डेबिट और रसीवेबल क्रेडिट पहले से लिख दें ताकि गलती ना हो। अब रेंट अमाउंट टोटलिंग 1.5 लाख वर रसीव्ड, 1.5 लाख रिसीव किया, कैश डेबिट रसीवेबल क्रेडिट। देन ओपनिंग क्लोजिंग दिए गए। अनअर्नड रेंट मींस इन एडवांस 31 नंबर 18 ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग 16,000। देन रेंट रसीवेबल 13,000 ओपन, 17,000 ओपनिंग, 13,000 क्लोजिंग। अब ये सारी चीजें फिल हो गई हैं, बस ये इनकम बैलेंसिंग रह गई है। यही रिक्वायरमेंट है, व्हाट शुड बी द रेंट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 नंबर 19। तो बैलेंसिंग करेंगे और 1,40,000 मेरी इनकम बनकर आ जाएगी। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। इस तरीके से हम पहले से बनाएंगे और फिर
क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन बड़ा बच्चों को तंग करता है। काइंडली मॉडल पेपर भी देख लिया करें, असाइनमेंट्स के पीछे भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, मॉडल पेपर करते नहीं है। एमपी मेरी बुक के अंदर जहां पर एमपी लिखा हुआ है मैंने, वो मॉडल पेपर को रिप्रेजेंट करता है। ऑन 1 जुलाई 19 बिजनेस एक्वायर्ड आ शॉप ऑन रेंट विच इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। इन एडवांस में देना है क्वार्टरली। पेमेंट ऑफ रेंट वर मेड एज फॉलोस। ठीक है, 1 जुलाई को रेंट पर लिया और हमारा ये रेंट क्या है, 31 अगस्त 20। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपना सबसे पहले क्या करो, डिफाइन कर लो ईयर एंड। 31 दिसंबर 20 है आपका ईयर एंड, या आपने डिफाइन कर लिया। 31 दिसंबर नहीं, 31 अगस्त। तो ये शुरू कब हुआ होगा, 1 सितंबर 19 पर। रेंट पर कब लिया है, 1 जुलाई पर, 1 जुलाई 19 पर। और 1 जुलाई 19 पर क्वार्टरली रेंट 75, मीन एक महीने का रेंट 75। इसका मतलब हमें एक्सपेंस लिखना है, रेंट एक्सपेंस चार्ज। तो 25-25 हजार रेंट है, सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना है, 25,000 रुपए पर मंथ है। एंड तक कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, 25 ज़रा 12 करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 3 लाख रुपया आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, यहां पर से लेकर यहां तक जैसे मर्जी पेमेंट हो। हाँ, इसी सवाल को अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, व्हाट वुड बी द प्रीपेड, फिर क्या होगा आंसर। व्हाट वुड बी द पेएबल, फिर क्या होगा, फिर क्वेश्चन बनेगा, फिर मजेदार क्वेश्चन बनेगा। वो क्या है उसके ऊपर देखते हैं। 75 यहां पर पे हो गया, कौन कौन से महीने का, जुलाई अगस्त और सितंबर। ये 75 यहां पर आया। फिर 30 सितंबर को पे हुआ, ये 75। तो ये 75 किस किस को बिलोंग कर रहा होगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। फिर 31 दिसंबर को पे हुआ, जनवरी फरवरी और मार्च को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 31 मार्च को हुआ, अप्रैल मई और जून को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 30 जून को पे हुआ, अप्रैल मई जून। फिर 30 जून को पे हुआ, ये जुलाई अगस्त और सितंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है एक महीने का प्री पेड 25,000। जी बच्चों, बाकी के सवाल देख लोगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं करवाने बैठूंगा तो सारा दिन ही लगा रहूंगा। चलें 49 से 49 भी ये देख लेते हैं। ये देख के फिर एंड करते हैं। A company accounting year end is 31st December. It always pays its insurance premium annually in advance on the due date, that is 1st September each year.
During the last few years, the following premiums have been paid. Year 1, 2, 3. What will be the charge for the insurance in the company statement of profit and loss for the year 3? अब आपने अपना ईयर डिफाइन करना है ऐसे ऐसे ऐसे। आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो हो रही है, ये हो रही है सितंबर टू सितंबर, और होती है इन एडवांस। तो एक पेमेंट कब हुई होगी? एस से, एस से, और एस से हुई होगी। यहां पे प्रीपेड ईयर 3 का जो पेड है वो यहां पर आ रहा होगा, या यहां पर आ रहा होगा। पहले साल में यहां पर पेमेंट, दूसरे साल में यहां पर, और तीसरे साल में यहां पर पेमेंट, ऐसे ऐसे आ रहा होगा। अब ये 3840 है, ये यहां पर पे हुआ है, और ये 2760 है, ये यहां पर पे हुआ है। 2760 में से मेरा हिस्सा कितना है? 2760 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 31 अगस्त तक, ये कम सितंबर को पेमेंट करते हैं ना, यस, 8 महीने। और 3840 में मेरा हिस्सा कितना है? तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2760 में 8 महीने, 4 महीने 3840 में, टोटल 3120 होके आ जाएगा आंसर। अब देखने में सवाल एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन वैल्यूज माइनर माइनस ही क्या है, चेंज है। तो काइंडली क्रैमिंग ना किया करें किसी भी सवाल को, और ये ना सोचा करें कि यही वाला सवाल आ गया है पेपर में। ले बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, आपको कुछ कल और सिखाएंगे। जजाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।